रिसेंटली हुए कश्मीर हादसे के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को पूरी छूट दी कि वो अपने ऑपरेशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, तब से पाकिस्तान बौखलाया बैठा है। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बयान दे रहे हैं कि इंडिया हम पर हमला कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. ये बॉर्डर से जुड़े हुए गांवों को खाली करवा रहे हैं और लिटरली जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं। इवन दो पहलगाम हमले के बावजूद भी एक लंबे समय तक इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करी थी और इसीलिए मैं सोच रहा था कि भैया ये इतने डरे क्यों हुए हैं। लेकिन फिर 7 मई 2025 रात तकरीबन 1 बजे इंडिया ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स करी, जिसमें कई आतंकी ढेर हो गए। और तब मुझे समझ में आया कि ये इतना ज़्यादा इसलिए डर रहे थे क्योंकि इनको भी पता है कि इनके पास जो चाइनीज़ मेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी तरीके के हमले को रोक नहीं पाया, वो भी तब जब इसको बहुत ही ज़्यादा हाईटेक क्लेम किया जा रहा था। और जब इनके सो कॉल्ड हाई एंड डिफेंस सिस्टम का ये हाल है, तब इनके ऑफेंसिव और डिफेंसिव ग्राउंड व्हीकल्स का क्या हाल होगा? मेरे हिसाब से तो बुरा हाल होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको इन दोनों देशों के आर्मी व्हीकल्स की कैटेगरी के कंपैरिजन को देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो सभी हमें पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से ही मिली है। कोई भी आर्मी सीक्रेट ना तो इस वीडियो के अंदर शेयर किया गया है और ना ही हम ऐसा इंटेंशन रखते हैं। चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लैंड वॉरफेयर में यूज होने वाली सबसे इंटिमिडेटिंग चीज की, यानी कि MBT की, जिसकी फुल फॉर्म है मेन बैटल टैंक। इंडिया का प्राइमरी मेन बैटल टैंक है T-90 भीष्मा। अब T-90 तो एक रशियन बैटल टैंक है, लेकिन इसे रशिया और फ्रांस की मदद से इंडिया के अंदर अपग्रेड किया गया था, जिस चलते ये T-90 बना T-90 भीष्मा। 2001 में T-90 की 310 यूनिट्स इंडिया के अंदर डिलीवर करी गई थी, पर बाद में इसे इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया गया था। और फिलहाल T-90 भीष्मा की मैन्युफैक्चरिंग हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में होती है और 2001 से लेकर अब तक हमारे इस मेन बैटल टैंक की तादाद 1600 यूनिट्स तक पहुंच चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी संख्या है मेन बैटल टैंक्स के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस टैंक में 83% जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं ना, वो इंडिजीनियस हैं, यानी कि उनको इंडिया के अंदर ही बनाया जाता है। भीष्मा के लेटेस्ट Mark 3 वर्जन के अंदर HVF ने कई सारे अपग्रेड्स किए हैं, जैसे इसके अंदर एक एडवांस MID वेव थर्मल इमेज बेस्ड साइटिंग सिस्टम मिलता है। इसमें मिलती है क्वाड हैवी मशीन गन एंड 7.62 mm PKMT कोएक्सल मशीन गन भी इसके अंदर मिलती है। और अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन, जो इसको पहुंचा जाता है 60 km/h की टॉप स्पीड पर। और अगर हम ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो एक बार फ्यूल भरने पर ये टैंक 550 किलोमीटर तक चल सकता है। हमारे इस MBT के अगेंस्ट पाकिस्तान के पास है अल खालिद टैंक, जो कि 1990 में डेवलप किया गया था उनकी HIT यानी कि हैवी इंडस्ट्री टैक्सीला में। लेकिन ऑफ कोर्स इसको डेवलप करने में पूरा योगदान चाइना की नोरिनको का था और काफ़ी सारी मदद इसको बनाने में यूक्रेन ने भी करी थी। इसमें भी जो प्राइमरी आर्मामेंट है वो भीष्मा की तरह 125 mm की स्मूथ बोर गन है और सेकेंडरी आर्मामेंट इसमें 7.62 mm कोएक्सल गन है। इस टैंक में यूक्रेन में बना डीजल इंजन मिलता है, जो कि लगभग 1200 हॉर्स पावर बनाता है, जिससे टैंक 72 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकता है। और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर्स की है। मतलब इसकी स्पीड तो हमारे टैंक से ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर कम है हमारे टैंक से। टेक्निकली T-90 को दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे टैंक्स में गिना जाता है और आप इस लिस्ट के अंदर भी देख सकते हो कि ये T-90 5th रैंक पर आता है, लेकिन पाकिस्तान के इस टैंक के बारे में इस टॉप 10 की लिस्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो क्वालिटी में तो हम पाक के टैंक से आगे हैं ही, लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि भारत के पास टोटल ऐसे 1300 टैंक्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 750 अल खालिद टैंक्स हैं, यानी कि हमारे पास इनसे लगभग 2 गुने और ज़्यादा एडवांस टैंक्स हैं। इसके बाद जो इंडिया के पास दूसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल मेन बैटल टैंक है वो है अर्जुन Mark 1A, जो कि पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया था। इसमें आती है 120 mm की राइफल्ड मेन गन, जिसको इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया था। उसके साथ ही 1 PKT 7.62 mm की कोएक्सल मशीन गन एंड एक NSVT 12.7 mm की मशीन गन। ये चलता है एक 1400 हॉर्स पावर के डीजल इंजन पे, जो कि इसको पहुंचा सकता है 70 km/h की टॉप स्पीड पर। इसके अगेंस्ट पाक आर्मी के पास है चाइना में बना VT-4 टैंक, जिसको पाकिस्तान अल हैदर टैंक बुलाता है। अब ये एक नई जनरेशन का टैंक है तो काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस टैंक की बहुत ही ज्यादा कम यूनिट्स हैं, लगभग 200 यूनिट्स ही हैं उनके पास इसकी। तो इवन दो ये बहुत ज़्यादा नया टैंक है, लेकिन उनके पास ऐसे बहुत ही ज़्यादा कम टैंक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास है रशियन मेड T-72 टैंक्स, जो कि पुराने तो बेशक हैं, लेकिन इन्होंने अपना लोहा कई जंगों में मनवा रखा है और टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड भी किया गया है। वहीं इसके बदले में पाकिस्तान आर्मी के पास है चाइनीज मेड टाइप 59 टैंक्स, जिन्हें वो अल-जरार बुलाते हैं। और ये जो टैंक है ये 1959 में बनाया गया था चाइना के अंदर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना टैंक है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ टैंक्स को कंपेयर करें तो इंडिया के पास 124 अर्जुन Mark 1 और Mark 1A टैंक्स हैं, 1300 से ज़्यादा टैंक्स हैं हमारे पास T-90 भीष्मा, और 2000
2418 T-72 अजय टैंक्स हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास लगभग 3840 टैंक्स हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इनके पास 750 अल खालिद टैंक्स हैं, 500 अल ज़रार टैंक्स हैं और 200 अल हैदर टैंक्स हैं, और इनके पास 320 T-80U टैंक्स भी हैं। इनके पास कुछ पुराने चाइनीज टाइप 65 टैंक्स भी हैं जो कि 60 के दशक में बने थे, और टाइप 85 टैंक्स भी हैं जो कि 80s में बने थे। और जो सभी सोर्स हमें इंटरनेट पे मिले हैं उनके हिसाब से पाकिस्तान के पास लगभग 1170 MBTs हैं, यानी कि मेन बैटल टैंक्स हैं। यानी इनके पास इंडिया से लगभग 3 गुना कम टैंक्स हैं, और उसमें भी जो टैंक्स इनके पास हैं वो आउटडेटेड हैं, वो भी उस एरा के टैंक्स जब चीन टेक्नोलॉजिकली रूस और यूएस जैसे देशों के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता था। चलो अब टैंक्स पे तो बहुत बात हो गई है, अब अगली कैटेगरी पे बढ़ते हैं, यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। पहले दोनों कैटेगरी के व्हीकल्स को थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये हैं क्या। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एक आर्मर्ड व्हीकल होता है जो सैनिकों को सेफली बैटल फील्ड तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं IFVs यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का रोल भी लगभग APCs जैसा ही होता है, लेकिन इनमें यूजुअली आर्मर प्रोटेक्शन के साथ साथ ऑटोमेटिक गन्स और कभी कभी एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह भी लगी होती हैं। और इसीलिए IFVs का काम इन्फेंट्री यानी कि फुट सोल्जर्स को एनिमीज के क्लोज ले आकर उनको प्रोटेक्शन देना तो होता ही है, साथ ही साथ फायरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता है। अब वैसे तो दोनों ही देशों के पास कई तरीके के APC और IFVs हैं, पर हम यहाँ पर बस मेन और मोस्ट टेक्निकली एडवांस गाड़ियों की ही बात करेंगे जो कि दोनों देशों के पास हैं। पहले हम इंडिया से चालू करते हैं, क्योंकि हमारे पास है कल्याणी M4। ये एक 20 जैसी दिखने वाली गाड़ी 16,000 किलोग्राम की है और इसमें 8 आर्मी पर्सनल्स बैठ सकते हैं। यह आर्मर्ड व्हीकल लगभग 465 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 1627 Nm का टॉर्क, जिसके चलते ये 4x4 व्हीकल लगभग 140 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड पर जा सकता है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा इंजन और इतना ज़्यादा वजन होने के बावजूद भी ये गाड़ी लगभग 800 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार फ्यूल अप करने पर। कल्याणी M4 लगभग 10 किलोग्राम के TNT और 50 किलोग्राम के IED ब्लास्ट को आराम से झेल सकती है। कल्याणी M4 भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और भारत फोर्ज अब तक इंडियन आर्मी को लगभग 126 M4 डिलीवर कर चुका है, जिसमें से 30 इंडिया ने UN पीस कीपिंग फोर्स को दे दी थी। भारत फोर्ज हर साल लगभग 350 M4 को डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि हर महीने 30 व्हीकल्स ये बनाकर आर्मी को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपने दूसरे मेहमत जैसे दिखने वाले आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो वो है टाटा QRFE। ये 1400 किलोग्राम का बीस 14 पर्सनल्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसका इंजन लगभग 242 bhp और 925 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, और ये व्हीकल लगभग 14 किलोग्राम के TNT ब्लास्ट को आराम से झेल सकता है। इन गाड़ियों के अगेंस्ट में पाकिस्तान के पास है चाइना में बना डोंगफेंग मेंगशी, लेकिन वो भी पूरा नहीं है, बल्कि डोंगफेंग मेंगशी CSK 181 का छोटा वर्जन। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की, और ये एक बार फ्यूल अप करने पर 600 किलोमीटर तक जा सकता है। ये व्हीकल लगभग 6 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है, और कुछ सोर्सेज के मुताबिक इनके पास ऐसी 300 गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे को कोई भी रिलायबल सोर्स से खबर नहीं मिली, तो हम पक्का नहीं कह सकते इस बारे में। तो अगेन पाकिस्तान आर्मी के पास चाइना मेड और थोड़ा इंफीरियर आर्मर्ड व्हीकल है इंडिया के होम मेड और एडवांस APCs के सामने। इसके बाद अगर हम बात करें फास्ट ट्रूप कैरियर्स की, तो यहाँ पर इंडिया के पास है महिंद्रा का ASLV, जिस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। महिंद्रा ने 1300 ASLVs का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जिसकी वैल्यू लगभग 140 मिलियन US डॉलर्स की थी। इसमें 3.2 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन आता है जो कि 215 bhp की पावर बनाता है और 500 Nm का टॉर्क। ये 8 सीटर वर्जन में भी अवेलेबल है। इसके अंदर बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और IED प्रोटेक्शन मिलता है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की है। और इसके अंदर मिलता है एक गजब का 4x4 सिस्टम, जो कि इस गाड़ी को किसी भी टेरेन पर ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब पाक आर्मी के पास वैसे तो ASLV जैसा कोई भी व्हीकल नहीं है, लेकिन उनके पास है इंटरसेप्टर 4x4 जो कि लैंड क्रूजर की चैसी पर बेस्ड है, अनलाइक इंडियन ASLV जिसको ग्राउंड अप इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया है। इंडिया के पास DRDO वैब भी है, जिसको टाटा कैस्ट्रल भी बोला जाता है। ये एक 8x8 व्हील्ड एम्फीबियस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो कि टाटा मोटर्स और DRDO ने मिलकर बनाया था। इसकी क्रू कैपेसिटी है 2 क्रूज और 10 ट्रूप्स की। इसमें आता है एक 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन। इसकी जो टॉप स्पीड है वो लैंड पर है 100 किलोमीटर पर आवर की, और पानी में है 10 किलोमीटर पर आवर की। हाँ, एम्फीबियस है इसलिए पानी में भी चल सकता है। और अगर हम रेंज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर तक जा सकता है बिना फ्यूल भरवाए। इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कोएक्सियल मशीन गन और ऑटो कैनन को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। हमारे पास फिलहाल में 15 टाटा कैस्ट्रल्स हैं, लेकिन क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इंडिजीनियस है, इस चलते इनको आर्मी ऑर्डर कर सकती है और कभी भी इनको बना के डिलीवर किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास सारद BMP 2x1 जैसे सोवियत एरा के कई सारे व्हीकल्स और भी हैं। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान के पास मुहाफिज सीरीज है, लेकिन ये भी टोयोटा लैंड क्रूजर 79 की चेसिस पे बना हुआ है, यानी कि अगेन जुगाड़ू काम करा हुआ है यहाँ पर भी। अब अगर हम लॉजिस्टिक और सपोर्ट व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर भी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देती है। हमारे पास टाटा LPTA सीरीज के बहुत सारे ट्रक्स हैं जो कि रेंज करते हैं 4x4 से लेकर 12x12 हैवी ड्यूटी व्हीकल्स तक। वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास भी बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, लेकिन वो भी अगेन यूक्रेन और चाइना से ही सोर्स किए गए हैं।
अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ ग्राउंड व्हीकल्स को देखें दोनों देश की, तो इंडिया के पास जो टोटल नंबर ऑफ ग्राउंड व्हीकल्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों को मिला के, तो वो है लगभग 17,000। वहीं पाकिस्तान के पास है 9,000 ऐसे व्हीकल्स। अब देखो, इंडिया के सामने पाकिस्तान की आर्मी के लैंड व्हीकल्स का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट आता है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये बहुत कम भी नहीं है। 9,000 से ज्यादा ऑफेंसिव और डिफेंसिव गाड़ियां होना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली बात यह है कि अनलाइक इंडिया, जहां पर हमारे पास खुद के मैन्युफैक्चरर्स हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो अपनी गाड़ियां इंडिया के अंदर खुद बना रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस गाड़ियां, पाकिस्तान को मेजरली चाइना और यूक्रेन पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने ग्राउंड व्हीकल्स के लिए। ऊपर से जो व्हीकल्स इन देशों ने पाकिस्तान को दे रखे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और उनमें भारी अपडेट्स की ज़रूरत है। और क्योंकि ये गाड़ियों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान की आर्मी अपने इन व्हीकल्स को खुद नहीं बना पाएगी या खुद अपग्रेड नहीं कर पाएगी। और बहुत जल्द पाक आर्मी को सिर्फ अपनी गाड़ियों की वजह से ही भारत के आगे घुटने टेकने पड़ सकते हैं। देखो, वैसे तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि जंग जैसा कुछ भी हो, लेकिन अगर हुई तो पाकिस्तान की उल्टी गिनती बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगी, इतना मुझे समझ में आ गया है अपनी रिसर्च से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में। और हाँ, अगर मेरी जैसी ऐसी इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और रिसर्च करना सीखना है तो ज़रूर मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बहुत लोग कर रहे हैं इसको फिलहाल। थैंक यू।